नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। मैं रवि बघेल आज आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट 16 लेकर आया हूं, जिसमें कि हमने 20 क्वेश्चंस एग्रोनॉमी के डिस्कस किए हुए हैं। तो यहां पर आपको 20 क्वेश्चंस का जो है डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो आप सभी मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर करते चलिए और देखिए कि आपके कितने आंसर्स जो हैं सही जा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट इज। तो ऑप्शन है हमारे पास CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, टिलरिंग स्टेज, लीफ जॉइंटिंग स्टेज या फिर डफ स्टेज। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि व्हीट की जो क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन के लिए, वो होती है हमारी CRI स्टेज, जिसे कि हम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। तो जो अब क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। जो व्हीट की जो CRI स्टेज होती है वो 20 से 25 दिन के बाद आपकी इरिगेशन की जो CRI क्रिटिकल स्टेज होती है वो आती है डे आफ्टर सोइंग के बाद। अब यदि आप CRI में इरिगेशन नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो तब व्हीट में जो है बहुत ही कम टिलरिंग होगी और कम टिलरिंग होने की वजह से आपकी बालियां भी कम आएंगी और बालियां कम होने की वजह से सीधा सीधा इफेक्ट आपकी ईल्ड पर पड़ेगा। तो यदि CRI स्टेज पर आप इरिगेशन नहीं करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ईल्ड लॉस होगा। अब हम देखते हैं जो टिलरिंग स्टेज है वो कितने दिन पर आती है। तो ये हमारी 40 से 45 दिन पर जो है आ जाती है। और लेट जॉइंटिंग स्टेज की यदि बात की जाए तो 70 से 75 दिन पर हमारी ये इरिगेशन की स्टेज होती है। अब आपको कितना लॉस होगा यदि आपने CRI स्टेज पर इरिगेशन नहीं की और उससे आप एक हफ्ते लेट हो गए हैं? तो एक जो 1 वीक में जो आप लेट हुए हैं उसमें आपकी लगभग 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर ईल्ड रिड्यूस होती जाएगी पर वीक के हिसाब से। अब हम देखते हैं यदि आपके पास सिर्फ एक इरिगेशन का पानी है तब आप कौन सी स्टेज पर इरिगेशन करेंगे व्हीट में? तो इसके लिए सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है CRI। यदि आपके पास एक ही इरिगेशन का पानी है तब आप CRI स्टेज पर उसमें इरिगेशन करिए। यदि आपके पास दो इरिगेशन का पानी है तब आप पहली स्टेज जो है हमारी CRI होगी, देन सेकंड हमारी होगी फ्लावरिंग स्टेज। यदि आपके पास 3 इरिगेशन का पानी है तब हम CRI स्टेज पहली होगी और दूसरी लेट जॉइंटिंग स्टेज, जिसे कि बूट स्टेज के नाम से भी जाना जाता है या बूटिंग स्टेज हम इसे कह सकते हैं। और थर्ड जो होगी वो होगी हमारी मिल्किंग स्टेज। तो ये हमने थोड़ा सा CRI के बारे में देखा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CRI स्टेज। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है जिया मेज इंडेंटाटा इज। जो जिया मेज इंडेंटाटा है वो किस कॉर्न का नाम है? ऑप्शन हमारे पास है पॉपकॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, पॉड कॉर्न और डेंट कॉर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डेंट कॉर्न। अब हम जिया मेज इंडेंटाटा की यदि बात करें तो इसे हम डेंट कॉर्न जो है इसका कॉमन नेम है और इसको हम येलो डेंट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं एवं रेड्स येलो डेंट कॉर्न और वाइट कॉर्न एवं फील्ड कॉर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जिया मेज की यदि बात की जाए तो इसका जो फ्लावर होता है वो मोनोसियस होता है और इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है एनिमोफिलस। एनिमोफिलस मतलब कि जो कि वायु के द्वारा जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन कराया जाता है या पॉलिनेशन होता है उसे हम एनिमोफिलस पॉलिनेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। 1000 सीड वेट ऑफ फेलेरिस माइनर इज। तो फेलेरिस माइनर के 1000 सीड वेट, कुल मिलाकर बात यह है कि फेलेरिस माइनर का सीड वेट क्या होता है। तो इसका जो सीड वेट होता है वो होता है हमारा 2 ग्राम, जबकि गेहूं का कितना होता है 40 ग्राम के समथिंग जो है हमारा गेहूं का सीड वेट होता है। अब फेलेरिस माइनर की यदि बात की जाए तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एवं साउथ एशिया माना जाता है। और फेलेरिस माइनर को हम कैनरी ग्रास के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में जिसे कि गुल्ली डंडा कहते हैं। फेलेरिस माइनर जो है आपका ये मोनोकोटिलिडन्स होता है और जिसकी फैमिली पोएसी या फिर ग्रेमिनी होती है। आगे जब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स। जो हमारा जीनस है ओराइजा उसमें कितनी स्पीसीज इंक्लूड्स हैं? ऑप्शन हमारे पास है 14 स्पीसीज, 22 स्पीसीज, 24 स्पीसीज या फिर 30 स्पीसीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 स्पीसीज। अब हम ओराइजा स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ओराइजा जीनस के बारे में। ओराइजा जीनस जो है इसमें हमारी 24 स्पीसीज आती हैं, जिनमें से कि सिर्फ 2 को ही हम कल्टीवेट करते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट हमारी है ओराइजा सटाइवा और दूसरी हमारी है ओराइजा ग्लेवेरिमा। इसको आप बहुत ही अच्छे से समझें, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेवेरिमा। जो हमारी ओराइजा ग्लेवेरिमा है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका में ग्रोन की जाती है,
बाकी और कहीं ग्रोन नहीं की जाती है। लेकिन ओराइजा सटाइवा में भी फिर 3 सब स्पीसीज आती हैं। कौन कौन सी? ओराइजा सटाइवा में 3 सब स्पीसीज आती हैं। पहली हमारी है इंडिका, देन सेकंड है जैपोनिका और थर्ड है हमारी जावानिका। अब इंडिका के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जो हमारी इंडिका है वो हमारी ट्रॉपिकल राइस के नाम से जानी जाती है, जिसे कि इंडिया में ग्रो किया जाता है। और जो हमारी इंडिका होती है वो ऑनलेस होती है और शॉर्ट आर्म की होती है, एवं ये लेट मैच्योरिटी वाली वैरायटी होती है। और इसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही लंबा होता है। अब हम बात करते हैं जैपोनिका की। जैपोनिका को जापान में ग्रो किया जाता है। ये टेम्परेट एवं सब ट्रॉपिकल राइस होती है। और जो हमारी इंडिका लेट मैच्योरिटी वाली थी, ये होती है अर्ली मैच्योरिटी। और इसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है और नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के प्रति बहुत ही ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिव होती हैं। और इसमें जो है लॉजिंग की समस्या नहीं होती है, क्योंकि इसका स्टेम शॉर्ट होता है। जावानिका की यदि बात की जाए तो ये जो हमारा ओराइजा सटाइवा के जो टाइप है जावानिका, ये हमारी वाइल्ड राइस के नाम से जानी जाती है। ये इंडोनेशिया में ग्रोन की जाती है। आगे हम देखते हैं राइस के बारे में। यदि हम बात करें तो राइस जो है हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और शॉर्ट डे प्लांट में आता है। अब हम टाइचुनेटिव वन की बात करें तो जो टाइचुनेटिव वन है ये डेवलप की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ताइवान में। और ये किस किस के क्रॉस से डेवलप की गई थी, तो ये हम आपको बता दें कि डी जियो वो जीन एवं तसाई यंग चंग के क्रॉस से टाइचुनेटिव वन बनाई गई थी। जो कि हमारा डी जियो वो जीन था, ये ड्वार्फ जीन और नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिव के जीन इसमें था। और तसाई यंग चंग की यदि बात करें तो ये टॉल एंड ड्रॉट के प्रति रेसिस्टेंट थी। अब हम बात करते हैं IR8 की। तो IR8 को जो डेवलप किया था वो हमारे हेनरी एम वेसेल ने IRRI मनीला फिलीपींस में जो है इसको डेवलप किया गया था। और IR8 की यदि हम क्रॉस की बात करें तो इसका क्रॉस है डी जियो वूजिन इंटू पेटा, पेटा जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करती है। इन दोनों के क्रॉस से क्या बनाई? IR8। अब हम इंडिया की यदि हम बात करें कि इंडिया में IR8 कब इंट्रोड्यूस्ड हुई, तो 1966 में जो है IR8 इंडिया में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द राइस इन्फ्लोरोसेंस इज नोन एज, राइस के इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है पेनिकल, स्पाइकलेट्स, ईयर या फिर सिलिक्वा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पेनिकल। आगे देखते हैं। द डीहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज, जो हमारा डीहल्ड राइस होता है, राइस का ग्रेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, रेड राइस या फिर ग्रे राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्राउन राइस। डीहल्ड राइस की यहाँ पर जो बात की गई है वो सीधा संबंध पैडी से दर्शाता है कि जिसका हमने छिलका नहीं उतारा है, उस राइस को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ब्राउन राइस। आगे देखते हैं। डेपोग मेथड ऑफ राइजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, जो धान की डेपोग विधि है नर्सरी तैयार करने की, वो इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड की गई थी? ऑप्शन हमारे पास है इंडोनेशिया, ताइवान, इजराइल या फिर फिलीपींस। तो इसका आंसर हो जाएगा मनीला फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डेपोग विधि के बारे में हम बात करें तो इस विधि में जो है 12 दिन में ही प्लांट जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसकी यदि हम सीड रेट की बात करें तो 1.5 kg पर मीटर स्क्वायर की जो इसकी सीड रेट होती है। और इसमें जो है राइस को जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तब उसमें 4 लीव्स या फिर 3 लीव्स होना चाहिए, तब हम उसे ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन यदि राइस के प्लांट में 5 लीव्स हैं तब हम उसे ट्रांसप्लांटिंग के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। अब सीडलिंग की यदि मैं बात करूं तो खरीफ में जो है 22 राइस में, ये डेपोक विधि में नहीं है, ये मैं सीडलिंग की अलग से आपसे बात कर रहा हूं कि खरीफ में राइस में 20 से 30 दिन में जो है सीडलिंग तैयार हो जाते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। और जिसकी स्पेसिंग हम रखते हैं 20x15 सेंटीमीटर। और रबी की यदि मैं बात करूं तो 30 to 35 डेज में सीडलिंग्स तैयार हो जाते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए, जिसकी हम स्पेसिंग 15x15 सेंटीमीटर रखते हैं। अब थोड़ी सी हम हाइब्रिड राइस की बात करेंगे। तो जो हमारी हाइब्रिड राइस है ये सर्वप्रथम चाइना में डेवलप की गई थी 1970 में, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फर्टिलिटी रिस्टोरर सिस्टम के द्वारा डेवलप की गई थी। अब यदि हम इंडिया की बात करें कि हाइब्रिड राइस सर्वप्रथम इंडिया में कब आया, तो 1994 में जो है हाइब्रिड राइस इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हो गया था, जिसकी की सर्वप्रथम 5 वेराइटीज निकाली गई थी, जिसमें से कि जो 4 हैं वो हैं APRH1 और APRH2, जो कि आंध्र प्रदेश के द्वारा निकाली गई थी।
KRH1 जो कि कर्नाटक के द्वारा निकाली गई थी, और MGR फर्स्ट जो कि आपकी तमिलनाडु के द्वारा निकाली गई थी। अब हाइब्रिड राइस की जो एक वैरायटी है PHB 71। PHB इकोत्तर वैरायटी एक ऐसी है जो सिर्फ एक ऐसी वैरायटी है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इन राइस डेपोक सीडलिंग्स वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन। तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि हमने कितना लिया था इसका एवरेज 12 डेज जो है सीडलिंग्स तैयार हो जाती हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए डेपोक विधि में। तो ऑप्शन हमारे पास हैं 11 to 14 डेज, 14 to 17 डेज, 17 to 20 डेज या फिर 20 to 23 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11 to 14 डेज में डेपोक विधि में सीडलिंग्स तैयार हो जाती हैं। आगे देखते हैं। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर्स इन राइस इज। तो ऑप्शन यहाँ पर है टिप्ट 23A, D-ज़ियोवूजिन, नॉरिन 10 एंड ओपेक 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका D-ज़ियोवूजिन राइस में ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखते हैं। कॉमन ब्रेड व्हीट एट 2n = 42 इज। जो हमारा कॉमन ब्रेड व्हीट है वो हमारा कैसा है? ऑप्शन हमारे पास है डिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, हेक्साप्लॉयड है या फिर ट्राइप्लॉयड है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेक्साप्लॉयड। मतलब 2n = 6, x = 42 होता है। तो कॉमन ब्रेड व्हीट जो है हमारा हेक्साप्लॉयड है। अब हम व्हीट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। व्हीट की जो देखिए हमारे पास स्पीसीज हैं वो होती है हमारी, एक होती है ट्रिटिकम मोनोकोकम जो कि हमारा 2n = 14 होता है। दूसरा होता है हमारा ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 2n = 28। अब देखिए जो ट्रिटिकम मोनोकोकम है वो डिप्लॉयड है क्योंकि 2n = 14, यहाँ पर n का जो मान है वो 7 होता है। अब जैसे जैसे 7 का गुणज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिप्लॉयड भी बढ़ते जाएंगे। तो ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम की यदि मैं बात करूं तो ये होता है 2n = 4x = 28, मतलब कि आपका होता है टेट्राप्लॉयड। अब जो ट्रिटिकम हमारा ड्यूरम होता है उसको हम मार्कोनी व्हीट के नाम से भी जानते हैं, और जो ट्रिटिकम डाइकोकम होता है उसे हम इमर व्हीट भी बोलते हैं, जिससे कि साउथ इंडियन डिश जो है कि बहुत ही फेमस है उपमा, वो बनाई जाती है। अब हमारा आता है क्या ट्रिटिकम स्पेल्टा, ट्रिटिकम मेका, ट्रिटिकम वल्गेर एंड ट्रिटिकम एस्टिबम। तो ये होते हैं हमारे हेक्साप्लॉयड जिनमें की गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n = 6x = 42। अब हम देखते हैं कि इंडियन ड्वार्फ व्हीट किसको बोलते हैं। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर रेज होते हैं, कौन कौन से? इंडियन ड्वार्फ व्हीट एंड मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन ड्वार्फ व्हीट जो आपका होता है वो होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, और मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट जो होता है वो होता है आपका ट्रिटिकम एस्टिबम। तो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को हम क्लब व्हीट के नाम से भी जानते हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में इसे क्लब व्हीट बोलते हैं। अब ट्रिटिकम एस्टिबम देखिए यहाँ पर मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट ट्रिटिकम एस्टिबम को कहते हैं, और ट्रिटिकम एस्टिबम को ही कॉमन ब्रेड व्हीट के नाम से जाना जाता है, और वही यहाँ पर क्वेश्चन था। और जो हमारा ट्रिटिकम एस्टिबम है वो नॉर्मन ई बोरलाग के द्वारा सीमट में जो कि मैक्सिको में है वहाँ पर डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज इन। जो व्हीट का एरिया है कहाँ पर सबसे ज़्यादा व्हीट बोया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है इंडिया, USA, रशिया एवं चाइना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चाइना। चाइना में जो है सबसे ज़्यादा व्हीट का एरिया है। उसके बाद आता है इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा व्हीट का एरिया है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फर्स्ट व्हीट वेराइटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट, लॉजिंग रेसिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्ड वाज। तो जो हमारी व्हीट की पहली वैरायटी कौन सी थी जिसकी की हाइट शॉर्ट थी, लॉजिंग के प्रति रेसिस्टेंट थी और जिसकी ईल्ड जो है सबसे ज़्यादा थी? ऑप्शन हमारे पास हैं D-ज़ियोवूजिन, नॉरिन 10, लर्मा रोजो 64A या फिर सोनारा 64। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका नॉरिन 10। आगे देखते हैं। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट इज। जो हमारा प्रॉपर ग्रेन फिलिंग की यहाँ पर बात की जा रही है कि मतलब लास्ट स्टेज जो हमारी व्हीट की होती है वो ग्रेन फिलिंग होती है, तो यहाँ पर उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 16 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं। द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज।
तो देखिए यहाँ पर वीट की जो है नॉर्मल सीड रेट कितनी होती है, तो ये सभी लोग जानते हैं हम कि 100 केजी प्रति हेक्टेयर नॉर्मल सीड रेट वीट की होती है। और यदि हम लेट वैरायटी की बात करें तो उसकी होती है 125 केजी पर हेक्टेयर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और फेमस है कि डिबलिंग विधि द्वारा वीट की कितनी सीड रेट होती है, तो इसकी होती है दोस्तों यहाँ पर 25 to 30, मतलब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डिबलिंग विधि में सीड रेट होती है। अब वीट का थोड़ा सा हम देखेंगे ओवरव्यू कि इसका जो जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल मतलब इसका दाना जो है अंदर ही रह जाता है और इसमें से सिर्फ प्लांट बाहर निकलता है, दाना बाहर नहीं निकलता है। और एपीजियल की यदि हम बात करें, जैसे कि हम देखते हैं अरहर में, तो उसमें क्या है कि जो दाल होती है वो बाहर आती है प्लांट के साथ, तो उसे हम बोलते हैं एपीजियल। अब हम देखते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग जो वीट की होती है वो होती है 22.5 इंटू 8 से 10 सेंटीमीटर, 22.5 इंटू 8 to 10 सेंटीमीटर इसकी जो स्पेसिंग होती है। और वीट की जो आइडियल डेप्थ होती है सोइंग की वो होती है हमारी 5 सेंटीमीटर। और यदि आपको ऑप्शन में आ जाए 4 to 6 सेंटीमीटर, मतलब रेंज में 4 to 6 सेंटीमीटर, तो हमें क्या लगाकर आना है 4 to 6 सेंटीमीटर। और यदि एक्यूरेट पूछा जाए कि 4, 5, 6, 7, तो इसका आंसर आएगा फिर 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, जो फर्स्ट मेन मेड सीरियल है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया सीरियल है, वो है हमारा ट्रिटिकेल। तो वो किस किस का क्रॉस है? ऑप्शन यहाँ पर है वीट इंटू राय, ओट इंटू बार्ले, वीट इंटू बार्ले, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका वीट इंटू राय। अब वीट इंटू राय जो है, यहाँ पर वीट जो हमारा लिया गया था वो फीमेल पेरेंट के रूप में लिया गया था, और राय जो लिया गया था वो हमारा मेल पेरेंट के रूप में लिया गया था, मतलब इसे हम पोलन डोनर बोल सकते हैं। तो जो ट्रिटिकेल का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है हमारा ट्रिटिकोसिकेल। और 19th सेंचुरी में इसको स्कॉटलैंड और जर्मनी में सबसे पहले विकसित किया गया था। और जो वीट और राय के द्वारा जो ट्रिटिकेल बनाया गया था, जो हाइब्रिड हमें मिला था वो था हमारा स्टेराइल, मतलब कि उसमें मतलब बीजों को पैदा करने की क्षमता उसमें नहीं थी। तो उसमें हमने क्या किया, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट किया, जिससे कि हमने उसकी प्लॉइडी को बढ़ा दिया, जिससे कि वो बीजों को गुणन करने की, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की क्षमता जो है उसमें बढ़ गई। आगे देखते हैं हम। फेलेरिस माइनर बिलोंग्स टू फैमिली। तो जो हमारा फेलेरिस माइनर होता है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रेमिनी फैमिली से ये जो है बिलोंग करता है। आगे देखते हैं हम। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन। तो जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल किस क्रॉप में हुआ? ऑप्शन हमारे पास है वीट इंटू पोटैटो, वीट इंटू राइस, टी एंड कॉफी, या फिर बार्ले एंड राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वीट एंड राइस। तो यदि आपसे वीट और राइस में भी पूछा जाए कि इन दोनों क्रॉप्स में से बताइए कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल किस में हुआ, तो फिर हमारा आंसर जाएगा वीट। यदि आपको इंडिविजुअली ऑप्शन दे दिए जाएं कि वीट, राइस एंड पोटैटो और कॉफ़ी, तब इसका आंसर चला जाएगा वीट। और यदि वीट और राइस है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं हम। फेलेरिस माइनर इन वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। तो फेलेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए वीट में किसका छिड़काव किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान, एट्राजीन, या फिर ग्रेमेक्सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आइसोप्रोट्यूरान। अब आइसोप्रोट्यूरान के ट्रेड नेम की यदि हम बात करें तो इसका ट्रेड नेम होता है एरिलॉन, और जिसका की मात्रा हम रखते हैं 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब AI प्रति हेक्टेयर। और इसको छिड़काव करने की जो समय होता है वो होता है 30 से 35 दिन डे आफ्टर सोइंग। बुआई के 30 से 35 दिन बाद हम आइसोप्रोट्यूरान का छिड़काव कर देते हैं। किसके कंट्रोल के लिए? फेलेरिस माइनर के कंट्रोल के लिए। आगे देखते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नोन एज। तो राइस का हमने देखा इन्फ्लोरेसेंस क्या कहते हैं, पेनिकल। तो व्हीट का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका ईयर। तो व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को पुष्पक्रम को हम ईयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों यहाँ पर। डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इज लोकेटेड एट। तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हैदराबाद, न्यू दिल्ली, करनाल और बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा सही यहाँ पर करनाल। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप हमें बताइए कि वीडियोस जो हम बना रहे हैं ये क्वेश्चंस आपको कितने यूज़फुल हैं।
देखिए क्वेश्चंस तो ये कॉमन ही लिए थे और ज़्यादातर एग्जाम्स में कॉमन क्वेश्चन ही आते हैं, डीप क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये जो ऊपर के बेसिक क्वेश्चन होते हैं यही पूछे जाते हैं। तो बार बार हम बेसिक्स क्वेश्चन ही लेकर आपको आते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी जो NSCL के डाले हुए हैं उसमें भी बेसिक्स क्वेश्चन पर ही चर्चा की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिया गया हो। तो पहले हम बेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो कभी आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं तो आप हमें वो भी बताइए कि सर ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ईजी हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल करें या थोड़ा जो है हार्ड लेवल करें, टफ लेवल करें। तो उसमें भी हम फिर आपके कमेंट जो हैं देखे जाएंगे, उसके बाद में हम वीडियो बनाने का उस पर सोचेंगे। और जिस टॉपिक से भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारी इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।